Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So the target of this particular session would be then we need to analyze these two questions over here. How we are going to prepare our recursive relation. We knew what is recursive. We knew what are divide and conquer strategy. We knew how we can make a recursive calls. हमें ये सारी basics जो हैं वो पता लगी हैं. तो it's time कि हमें अपने आप को prepare करें कि recursive relation किसी भी particular problem का कैसे तैयार किया जाता है. And when we knew about the recursive relation कि ओके ठीक है recursive relation तैयार हो गया, then we need to know कि हम उसको किस तरीके से solve कर सकते हैं, किस तरीके से एक simple notation में या फिर analysis उसका किया जा सकता है. So अगर हम उसी एग्जाम्पल को लें जो हमने वहां पर ली थी, so let me just copy that thing over here. ओके, सो ओवर हेयर दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम जो हमने जिसको अभी देखा है, और इसमें अगर हम ये ज्यूम करें कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का, यानी कि ये जो फंक्शन है वी कैन से इट एज अ टी ऑफ एन, ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का टी ऑफ एन कितना होगा? टी ऑफ एन मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो ये फंक्शन जो है रन होने में लेगा अपॉन ऑन दिस पर्टिकुलर साइज ऑफ इनपुट, ठीक है, जो भी साइज ऑफ हम इनपुट इसको देंगे. तो ये फंक्शन जो है वो कितना टाइम लेगा, वी नीड टू एनालाइज दैट. अगर हम इसको गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक बड़ी सिंपल सी एक यहाँ पर आ रही है, दैट इज इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो. ये बेसिकली अगर आप इसको चाहते हैं निकालना तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, ठीक है. यहाँ पे मेन चीज जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, दीज आर द टू लाइंस ओवर हियर. हाउ मेनी टाइम्स जो है वो आपका प्रिंट एफ कॉल करेगा. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि भाई आपका जो ये प्रिंटर फंक्शन है, अगर आप पहली दफा आपका फंक्शन चला है तो कितने अमाउंट ऑफ यूनिट जो है वो ये लेगा. तो यूनिट ऑफ टाइम इसका क्या हो सकता है, योर प्रिंट एंड यूनिट ऑफ टाइम इसका क्या हो सकता है? कांस्टेंट. ये कांस्टेंट में बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है. ये क्या है यहाँ पर, ठीक है. सो ये इसको अगर आप देखो तो ये आपकी रिकर्सिव कॉल जा रही है, ठीक है. रिकर्सिव कॉल मींस कि दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करे. इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करने का मतलब है कि सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन अगेन, ठीक है. तो जिस तरीके से इस पर्टिकुलर का अमाउंट ऑफ टाइम अगर हम निकालते हैं तो ये क्या है, हम इसका निकालने जा रहे हैं टी ऑफ एन. ओवरऑल टी ऑफ एन होगा, ठीक है. जितनी दफा इसके अंदर की लाइन चलेंगी वो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पर. तो सिमिलरली अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन का निकालते हैं तो ये कितनी दफा चल रहा है? एक कम, यानी कि n-1. तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, इसका हम क्या लिख सकते हैं? n-1 लिख सकते हैं. इफ दिस इज गोइंग टू बी टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम, देन हाउ मेनी टाइम्स ये कितना लेगा, ठीक है. तो इसका भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ऊपर का लिया है. तो आई कैन राइट इट एज t(n-1) टाइम्स, ठीक है. सो अगर मुझे इसका पूरा निकालना है तो जितना मैंने यूनिट कॉल कैलकुलेट किया आई एम गोइंग टू टेक अ टोटल ऑफ इट. तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम इफ आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू ओवर हियर? तो व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है. So total amount of time would be, let's suppose total amount of time of the whole function, that is t of n, is equal to what's inside, अंदर क्या है? t(n-1), okay, t(n-1) plus 1, ठीक है. ये आपको समझ आई होगी. dn-1 क्या है? ये जो रिकर्सिव कॉल करेगा. प्लस 1 क्या है? यहाँ पर ये वाली जो प्रिंट है ना. अब आप यहाँ पर अगर आर्ग्यू करते हो, जो कि वैलिड आर्ग्यू होगा, कि हमारे पास ये भी तो लाइन है यहाँ पर, इसका अगर हम भी मिलाते तो ये तो +2 हो जाता. इनफैक्ट अगर इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में कोई और लाइंस होती तो वो ऐड होता तो वो +3 हो जाता, +4 हो जाता, ठीक है ना. तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो जाते. तो बात यहाँ पर ये है, वेट एवर कॉन्सेप्ट ओवर हियर, आपका यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर साइड पे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है, इफ यू हैव एनी कांस्टेंट वैल्यू ओवर हियर यू कैन सिंपली मेक इट 1, क्योंकि वैल्यू जो है वो आगे 2 हो जाए, 3 हो जाए, ये जो भी हो जाए हम उसको कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं. तो आप बजाय इसके कि मल्टीपल फैक्टर्स में जाने के बजाय आप सिंपल 1 लिख सकते हैं. दैट्स द वैलिड आर्गुमेंट ओवर हियर. सो इफ यू हैव एनी कांस्टेंट वैल्यू हियर यू कैन सिंपली मेक इट 1 एंड देन टिपिकली यूज इट फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस, ठीक है. तो अब what I have done, I have write a algorithm or the function over here. I calculate the time, total time upon some size of input, you know. और उसके बाद मैंने जो है कैलकुलेट किया, और ये फंक्शन जो था ये रिकर्सिव कॉल करता था, और रिकर्सिव कॉल का मैंने यहाँ पर एक रिलेशन डेवलप कर लिया, ठीक है. किसी प्रॉब्लम का मैंने टाइम यहाँ पर लिख लिया. सो हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट इनटू अ रिकर्सिव रिलेशन प्रॉपर्ली, मैं किस तरीके से इसको लिखूंगी. तो ये बड़े मजे की चीज है यहाँ पे देखने वाली. सो किस तरीके से हम बात करते हैं टी ऑफ एन की, हम बात करते हैं टोटल टाइम जो है हमारे पास, और इसका रिकर्सिव रिलेशन हम किस तरीके से बनाते हैं. आई एम गोइंग टू मार्क अ बिगर कर्ली ब्रैकेट्स. और आप यहाँ पर देखो कि इसकी क्या वैल्यू है. इसकी वैल्यू है t(n-1), t(n-1 प्लस 1, ठीक है. ये फैक्टर, ये टाइम एनालिसिस कब तक का है? जब आपकी इफ योर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे, ठीक है.
इफ योर n इज गोइंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फंक्शन तब तक चलेगा जब तक ये फंक्शन चलेगा, सिर्फ उस टाइम तक ये अपना +1 का फैक्टर भी ऐड करेगा, मींस +1 प्रिंट भी करवाएगा, और जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी ये अपने आप की रिकर्सिव कॉल भी करेगा। ये कब रुकेगा, कब तक ये काम चलता रहेगा, व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, जब मेरी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये टाइम जो है, ये रिलेशन जो है, ये कब तक का है, व्हेन माय n is greater than equal to 0. But what will happen if n is equal to 0? तब क्या होगा कि जब equal to 0 आ गया, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो you can say कि it will happen nothing, तो आप 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप 0 लिखेंगे मीन्स कि n की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यू आर सेइंग कि इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं इट्स डूइंग नथिंग। तो आप क्या 0 लिखेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पर आपने याद रखनी है कि टाइम जो है ना वो आप 0 नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो आगे जाके आप सिंपली ये कह सकते हो कि 0 इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। 0 भी क्या है, कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो सिर्फ जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस आप यहाँ पर जो है n की वैल्यू जब 0 आती है तो उसको बजाय 0 लिखने के आप यहाँ पर क्या लिखते हो, 1 का फैक्टर देते हो, ठीक है। तो यू आर टिपिकली सेइंग कि व्हेनेवर योर इनपुट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, तो आपका जो फैक्टर निकल रहा है वो ये है, जिसमें ये क्या है, ये आपका मेजर काम है जिसमें आप प्रिंटिंग करवा रहे हो, और दिस Tn-1 इज बेसिकली द टाइम, जितनी दफा जो है जैसे से आपका जब तक ग्रेटर देन 0 रहेगा आपका जो है वो रिकर्सिव कॉल जाती जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू बी, अभी ये क्या है, n था, फर्स्ट टाइम इट वाज n, एंड देन एट द नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल इट बिकम्स n-1, और जब इसके दोबारा रिकर्सिव कॉल होगी इट बिकम्स n-2, एंड देन n-3, n-4, अप टू सोन कहाँ तक जाता रहेगा, कब तक ये रिकर्सिव कॉल या कब तक चलता रहेगा, जब तक ये ग्रेटर देन 0 रहता है। और कहाँ रुकेगा, वहां रुकेगा जब तक आपकी वैल्यू 0 नहीं आ जाती, और जब 0 आती है आपकी वैल्यू तो फिर उसने क्या कह दिया, इट वुड बी डू नथिंग लाइक अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, इट वुड बी कांस्टेंट, कंसीडर एज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो आई होप यहाँ पर आपको इतना पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ओवर हियर, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें रिकर्सिव रिलेशन किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कैसे बनाते हैं, तो वो हमने देख लिया, वी कंसीडर दिस एज अ प्रॉब्लम, और उसका रिकर्सिव रिलेशन हम कैसे डेवलप करते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब जब हमारे पास ये रिकर्सिव रिलेशन आ गया है, ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस रिकर्सिव रिलेशन, वी नीड टू सी दैट। तो जो सॉल्व द रिकर्सिव रिलेशन, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग मेथड है, हमारे पास जो है इटरेटिव मेथड है, हमारे पास मास्टर मतलब आगे जो है वो डिफरेंट आ जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक पर्टिकुलर नेम्स ओवर हियर। हम लोग जो यहाँ पे दो बेसिक देखेंगे, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड देखेंगे, और सब्स्टिट्यूशन में भी जो है वो हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे, और दूसरा जो मेथड हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर ट्री मेथड की बात करेंगे, ठीक है, कि how we are going to solve these particular relations with the help of back substitution method, ठीक है, solving our recurrence relation by back substitution method, and number 2 solving our recurrence relation by the recursion tree।